हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रही हूँ। 201 से लेकर 250 तक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 201। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द डेंजर्स टू द इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज posed by the potential natural and the human caused adverse events। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो ये डिफाइनिंग एंड एनालाइज क्या करे, डेंजर्स को, है ना, मीन्स रिस्क को, टू द इंडिविजुअल्स, चाहे बिजनेस चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज। तो द आंसर आ जाएगा रिस्क। डेंजर वर्ड यूज हुआ हुआ है यहाँ पर, तो द आंसर इज रिस्क एनालिसिस। Second question, 202nd is dash is used more often does not involve the numeric probabilities or the predictions of the loss। इसका आंसर आएगा क्वालिटेटिव रिस्क। कैसे? जो क्वालिटेटिव रिस्क है, इट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी, it is not concerned with the numerical probabilities, with the predictions of loss. So the answer is C, qualitative risk analysis. 203 dash are generally used to present information in simple and better way। simple and better way में of course charts। चार्ट्स में हमेशा जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सिंपल और एक बेटर वे में होती है, और हम उसको रिस्क बहुत बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। It is a technique used to determine how different values of an independent variable will impact a particular dependent variable under a given set of assumptions। Yes, whenever कोई आपको ये कह रहा है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो एक वेरिएबल की जो कि इम्पैक्ट डाल रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इम्पैक्ट डाल रही है कोई पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब वो सेंसिटिविटी, सेंसिटिव है ये चीजें, एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है। सो द आंसर इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। Question number 205 dash involves computing different reinvestment rates for expected returns that are reinvested during the investment horizon। Yes, what is given in it? अब एक्चुअल में होता क्या है, जब हम वर्कशीट में सिनारियो लगाते हैं, सपोज कि मुझे एक प्लास्टिक का कुछ बनाना है, प्लास्टिक की मेरी टॉय बना रही हूँ मैं, उसकी फैक्ट्री है, तो मेरे प्लास्टिक एज अ रॉ मटेरियल कितना लगेगा या फिर उस पर लेबर कितनी लगेगी, जो इसके रॉ मटेरियल्स जितने भी इन्वॉल्व हैं उनकी जो प्राइजेस हैं वो हो सकता है आने वाले टाइम में इंक्रीज हो जाए, या हो सकता है आने वाले टाइम में वो डिक्रीज हो जाए। सो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को एक सिनेरियो रखना होगा कि अगर भाई प्राइस, ये तो है नहीं ना मेरी इसकी आज प्राइस इतनी है प्रोडक्ट की, कल मैं फिर चेंज कर दूं, परसों फिर चेंज कर दूं, ऐसा नहीं होता। मुझे अपनी एक उसके अकॉर्डिंगली प्राइस रखनी होगी कि अगर मार्केट में इसके प्राइस थोड़े गिर भी जाएं तो भी मैं क्या रख सकती हूँ, और इवन अगर इंक्रीज भी हो जाए तो भी मैं क्या रख सकती हूँ। तो डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो बनाए जाते हैं, और वही यहाँ पर ये कह रहा है कि डैश इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट्स, different reinvestments for the expected returns that are reinvested during the investment horizon। So the answer is the scenario analysis। Question number 206, which option that is used to calculate the payment, ये हमने कल भी किया था, पेमेंट वाला बेसिकली वही है फॉर स्पेसिफिक लोन, जब आपको इंस्टॉलमेंट देनी है या आपको फिर स्पेसिफिक लोन की पेमेंट की बात कर रहे हैं तो पीएमटी फंक्शन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 207 डैश हेल्प टू ब्रेक डाउन द रिटर्न ऑन इक्विटी। कहते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी को क्या ब्रेक करने में कौन से एनालिसिस हेल्प करते हैं, वो है डू पॉइंट, नहीं ये पॉइंट आएगा, आई यहाँ पर मिस्टेक है, डू पॉइंट एनालिसिस। एक्चुअल में एक बात सुनिए आप, रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन एसेट्स इनटू एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये जो हमारा है एक्चुअल में नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स इक्विटी रह जाएगा, बाकी सेल से सेल कट जाएगा, एसेट से एसेट कट जाएगा। सो ये रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो ये एक जो ब्रेकिंग है इसकी, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी इनटू एसेट टर्नओवर इनटू लिवरेज है, वही रिटर्न ऑन इक्विटी है, और वही हमको कह रहा है ये डू पॉन्ट कॉर्पोरेशन ने 1920 में दिया था, तो वही ये कह रहा है कि वो कौन सा है, वो तो डू पॉन्ट एनालिसिस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 208 डैश इज अ कॉमन मेथड फॉर फाइनेंसिंग प्रॉपर्टी फैसिलिटीज एंड द इक्विपमेंट। फाइनेंसिंग के लिए कॉमन मेथड क्या है, लीजिंग, ऑफ कोर्स लीजिंग इज द राइट आंसर। Question number 209
Which option can we use to split windows into 4 in MS Excel 2010? हाँ जी, क्या करेंगे हम? विंडोज में जाएंगे, स्प्लिट में करेंगे। तो ये गलत है, फॉर्मेट वाला, ये व्यू वाला भी, ये भी गलत है, व्यू ये भी गलत है। ऑफकोर्स विंडो में विंडोज करके हम स्प्लिट करेंगे। सो बी इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 214, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ अ सेल सो दैट ओनली अ लिस्ट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल? हम कैसे, ऑफकोर्स डाटा वैलिडेशन, जब हम डाटा वैलिडेट कर देते हैं तभी तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना वैल्यूज को, कि भाई अब अगर मैंने इसमें लगा दिया कि डेसिमल एंटर होंगे तो यू कांट एंटर द होल नंबर्स एट ऑल। सो हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज? सेटिंग टैब्स अंडर द टैब डाटा और फिर वैलिडेशन। So B is the right answer. After that, question number 211. What does the count a bracket open bracket close function do in MS Excel 2010? Yes. Of course, जो सिर्फ काउंट होता है वो न्यूमेरिक वैल्यूज के सेल्स को काउंट करता है। काउंट ए टेक्स्ट वाले जो कि अल्फाबेट्स वाले होते हैं, लेकिन काउंट ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फंक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी, प्लीज डू रिमेंबर इट, ये नॉन एम्प्टी सेल्स को जो है काउंट करता है। After that, our question is 212. If the value is A1 is ITT and the B1 is ICAI, which function in the Excel will return ITTI at ITT at ICAI in cell C1? Of course, हमको तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अब वैसे तो हम कॉन्केटिनेट फंक्शन इसमें यूज कर लेते हैं, लेकिन हमको ऑप्शंस में नहीं दे रखा। लेकिन कॉन्केटिनेट किसके लिए यूज होता है? एंड के लिए। हम एंड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? A1 में ITT वैल्यू है तो A1 एंड at the rate then and B1, that is ICAI. So C is the right answer. After then we have question number 213. Which of the following function return a value of 7? अब इसमें जो हमको ऑप्शंस दे रखी हैं, अगर आप ध्यान दें तो जो ऑप्शन है राउंड अप मतलब वो आपकी अगली फिगर को राउंड अप कर देगा, तो इसका तो आंसर 8 आ जाएगा। सो ये तो नहीं है। राउंड डाउन मतलब कि ये आपकी फिगर को पीछे लेके जाएगा। 7.4999 है तो ये इसको 7 लेके आएगा, ये इसको छोड़ देगा। राउंड 7.4999 इसका भी सेम मतलब है, ये भी 7 ही लेके आएगा। सो द आंसर इज बी एंड सी। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 214, टाइनी चार्ट एम्बेडेड इन वर्कशीट सेल। जो वर्कशीट का सेल होता है उसमें छोटा सा चार्ट होता है, उसको हम स्पार्कलाइंस बोलते हैं। आपने मे बी वर्कशीट में किया भी हो, जो कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है डाटा की, छोटा सा होता है, वो स्पार्कलाइंस का होता है, यू बना होता है sparkline. So इसका B is the right answer. After that, our question number 215, dash the graphical equipment of a pivot table which is used to visualize the pivot table report summary data. Yes. इसमें क्या है? ग्राफिकल इक्विवेलेंट जो है पाइवट टेबल का, वो क्या है? पाइवट चार्ट। बिकॉज पाइवट चार्ट ही होता है जो कि इक्विवेलेंट होता है टेबल का, और इससे हम पाइवट टेबल का जो रिपोर्ट का समराइज डाटा बनाते हैं। After that, we have question number 216, to frequently print a specific range on a cells on a worksheet, the option used. कैसे ऑप्शन यूज करेंगे? हम पहले पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट, देन हम पेज सेटअप करेंगे, देन प्रिंट एरिया, है ना? तो यही आएगा इसका आंसर कि पहले पेज लेआउट में गए, देन पेज सेटअप, देन प्रिंट एरिया। After that, we have question number 217, non-Excel files can be opened in MS Excel using the, जो नॉन एक्सेल फाइल्स हैं आप उसको भी एक्सेल में जो है ओपन कर सकते हो। कैसे? द ऑप्शन इज टेक्स्ट इंपोर्ट। आप इंपोर्ट कर लेते हो ना फाइल को, टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड, वहां पर आप जाकर क्या करते हो? अपनी जो नॉन एक्सेल फाइल्स है ना, आप उनको भी लेके आ सकते हो। फिर आगे देखो, डैश इज द नेक्स्ट टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, एंड जो हमने ऊपर किया था ये रहा एंड। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 219, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? एवरेज, ये भी निकल जाएगी, चारों नंबर्स की एवरेज निकाल देगा, ये भी निकल जाएगी। A1 में जो वैल्यू है, B1 में वैल्यू है, C1 में वैल्यू है, ऐसे भी वह एवरेज निकाल देगा जो इस रेंज में है और जो इस रेंज में, सबकी वैल्यू निकाल देगा। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। After that, question number 220, dash function MS Excel returns the remainder after the number is divided by 0. mod जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमको रिमाइंडर की वैल्यू देता है जबकि कोई नंबर जो है डिवाइड होता है डिवीजर के साथ। लेकिन डोंट गेट इट कंफ्यूज विद द मॉड। जो ये वाला मॉड है इज टोटली डिफरेंट विद दिस मॉड। जो ये वाला मॉड है वो आपको फ्रीक्वेंटली आने वाली जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो लेके आता है, रिटर्न्स द
मैक्सिमम टाइम ऑफ जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है इन द डाटा उस नंबर को लेके आता है। एक्सेल वर्क्स इन 3 टाइप्स ऑफ मॉड। कौन सा? एक तो ओनली मॉड, एक द मॉड फॉर द मल्टीपल वैल्यूज, एक मॉड फॉर द सिंगल वाला। सो ये इसमें 3 आंसर आ जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू मॉड्स। ये वाला मॉड विदाउट ई वाला जो होता है ये रिमाइंडर के लिए होता है, और जो ई वाला होता है वो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 222। यस, in MS Excel 2010 dash is the last column name. if वैसे तो सबको मालूम ही होता है, if you still don't know it then please learn it, because जो last column होता है वो होता है हमारा XFD, and here it is, this is the right answer. And then after that we have question number 223. Yes, in Excel 2010 the default criteria setting for the auto filter in each field, पता है क्या है? ऑटो फिल्टर में जब हम जाते हैं ना, वहां पर बाय डिफॉल्ट जब वहां पर ऑप्शन आती है, आपने टॉप वाले लेने हैं, बॉटम वाले लेने हैं, तो ये तीनों होती हैं, टॉप 10 भी होती है, बॉटम 10 भी होती है, टॉप हाफ भी होती है, तो आंसर इज ऑल। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 224। सब ऑप्शन इज इन डैश ग्रुप ऑफ डाटा टैब इन एक्सेल 2010। सब टोटल कहाँ होता है? आउटलाइन में होता है ना, नीचे इधर आउटलाइन जहां होती है वहां पर ऊपर होता है यहाँ, तो ये आंसर आ जाएगा बी, आउटलाइन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 225। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स? HTML। HTML फाइल में नहीं होती है। HTML क्या है? HTML तो एक्चुअली में एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और जो वेब पेज होता है उसका जो कंटेंट होता है ये उसको स्टोर करती है, ना कि ये it cannot store the information from an external data source. Okay, so HTML file is the right answer. So our next question is 226. The default pivot chart table in Excel 2010 is a dash chart. ऑफ कोर्स वो कॉलम चार्ट होता है। आप एक बात का ध्यान रखिए, जो भी ये डिफॉल्ट वाले होते हैं, सिंपल एंड द बेटर वे, ये सबका आंसर कॉलम है, बिकॉज कॉलम ही बनाकर देता है हमको बाय डिफॉल्ट अगर हम एक्सेल में जब देते हैं। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन इज 227। टू कंसोलिडेट एक्सेल डाटा डैश इज यूज्ड व्हेन वर्कशीट डाटा डज नॉट हैव अ कंसिस्टेंट लेआउट और पैटर्न। यस, क्या है इसमें? कहते हैं कि जब आपको कंसोलिडेट करना होता है और आप क्या यूज करते हो जब कोई कंसिस्टेंट लेआउट या पैटर्न नहीं होता, हम 3D फॉर्मूलाज यूज करते हैं। कंसोलिडेशन यूजिंग 3D फॉर्मूलाज। ओके, after that we have question number 228। in Excel 2010 the dash function is to generate a forecast trends ही तो हमें पता चलता है कि क्या forecast हो सकता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 229। डैश फंक्शन कैलकुलेट द पेमेंट। फिर आ गया पीएमटी वाला, पेमेंट लोन की, इंस्टॉलमेंट की, कैसे होती है पीएमटी। आफ्टर द 230 दैट आर इजी टू यूज द फिल्टरिंग कंपोनेंट्स दैट इनेबल द यूजर टू क्विकली फिल्टर द डाटा इन अ पाइवट टेबल चार्ट। स्लाइसर्स ही तो होते हैं जो अब जी हम पावर टेबल रिपोर्ट पर भी लगा के जो है फिल्टर कर सकते हैं। ओके, एंड आई थिंक यू नो इट बेटर वे। तो ये बहुत ही इजी भी आ रहे हैं यहाँ पर, और रेपिटेशन में भी आ रहे हैं। देखो अगला तो बहुत ही इजी है 231। क्या पूछ रहा है? रेंज इसका क्या इंडिकेट? ऑफ कोर्स सेल C3 थ्रू C6। ये थोड़ी ना इन दोनों सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल C3 से लेकर C6 तक जो भी वैल्यूज होती है वो सब ले लेगा। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 232। कीबोर्ड शॉर्टकट टू शो अ शॉर्टकट मेनू, इसके में आएगा शिफ्ट प्लस F10। यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज द कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन कि आप इसको कैसे करोगे। ये तो आपको शॉर्टकट कीज तो लर्न करनी पड़ती है। अगर आप कुछ पूछ ले रहे हैं कि शिफ्ट के साथ जब आप F10 दबाते हो तो एक शॉर्टकट मेनू जो है ओपन हो जाता है, देन यू कैन चूज इट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 233। टू सिलेक्ट द मल्टीपल नॉन एडजेंट सेल्स। ऑफ कोर्स हम कंट्रोल दबा कर रखते हैं ना इसमें। अगर हम होल्डिंग कंट्रोल की में हम क्या करते हैं, नॉन एडजेंट सेल्स जो है उनको हम सिलेक्ट कर देते हैं। सो कंट्रोल ए इज द राइट ऑप्शन। After that, we have question number 234. A quick way to return to a specific area of the worksheet in Excel 2010 is to type the cell address or range in the name box. नेम बॉक्स है, ये नेम बॉक्स है। देखो अब मैं कहां पर हूं, मैं K244 पे हूं, दिस इज द नेम बॉक्स। और जहां पर मैं जो भी वैल्यू, ये देखो ये लिखा भी आ रहा है जब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, जब ये आ गया ना नेम बॉक्स लिखा हुआ, क्या है जो अगर मुझे A1 पर जाना है तो मैं बिल्कुल फर्स्ट सेल पे पहुंच जाऊंगी। सो वी कैन एक्चुअली टाइप इट। ये देखो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 235। द नेम बॉक्स शोज द सेल और द रेंज करंटली वर्किंग। जो हम करंटली वर्क कर रहे हैं ना, उस वो शो करता है हमको। देखो
मैं इस सेल पर हूँ, ये क्या है, ई सेल है और ये 239 है, तो देखो आ गया ना ई 239, ये देखो है ना। ओके, आफ्टर दैट our question is in Excel 2010 what is the example, a small black in the lower right corner for active cell or range। अब इसमें क्या है, ये एक एक्टिव सेल है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ इसके ये छोटा सा एक स्मॉल ब्लैक स्क्वायर है, राइट साइड पर है, राइट ये वाला जो है। अब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको फिल हैंडल बोलते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, राइट, ये इसके ऊपर प्लस आ रहा है ना, ये क्या है, ये फिल हैंडल है। After that we have question number 237, suppose we accidentally erase a record in the Excel worksheet, which command will be used to restore, undo करके तो restore करेंगे, that is control plus Z, है ना। So the right option is D. After that, we have question number 238. What is given in it? That the Excel 2010 supports up to dash sort levels. Yes, 64 is the right answer. पहले Excel में कम थे, लेकिन अब Excel में 64 sort levels हैं. So there is no any other option. You have to learn it कि 64 sort levels हो गए हैं. After that, we have question number 239, which feature in the Excel 2010 enables us to find the input values need to achieve a goal or objective। गोल के लिए गोल सीक लगता है, बेसिकली गोल सीक में है क्या, इफ यू वांट कि भाई आपका ये गोल हो, सपोज आपका सेल्स आइटम्स की, ठीक है, आपने प्रोडक्ट्स है, आपका प्रोडक्ट ए है, उससे इतनी सेल हो रही है, प्रोडक्ट बी से इतनी सेल हो रही है, यू जस्ट वांट कि आपकी जो सेल है वो इतनी होनी चाहिए, तो आप एक उस पे लगा सकते हो कि सी में अगर मेरी कितनी सेल हो ताकि मेरे टारगेट से अचीव कर दे, है ना। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज गोल सीक होता है, ये बहुत ही अच्छी फीचर है एक्सेल की। सो ये अचीव अ गोल के लिए गोल सीक, A is the right answer. After then we have question number 214, the INT। INT stands for integer। integer के लिए होता है ये rounds a number down to the nearest integer। Okay, now we have question number 241, which of the following statements about the scenarios is not true। सिनारियोज के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सिनारियोज बेसिकली होता क्या है, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, जो सिनारियो है वो क्या है कि जब किसी भी रॉ मटेरियल्स की वैल्यू अप या डाउन होती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक प्राइसिंग देख के रखते हैं, सो दैट हम अपने उसको बीच में इन्वॉल्व करके सिनारियोज को एक प्राइस डिफाइन कर सके कि क्या हो सकती है। सो ये कहाँ पे कहती है, सिनारियोज सेट ऑफ द वैल्यूज, बिल्कुल सही है कि जो सिनारियो है वो सेट ऑफ वैल्यू जो वर्कबुक में होती है। अब वर्कबुक कैन हैव वन सिनारियो, नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसके ज्यादा सिनारियोज हो सकते हैं। सिनारियोज प्रोवाइड अ डिफरेंट वे, प्रोवाइड अ वे टू सी द डिफरेंट सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही है। सिनारियोज हेल्प यू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस, बिल्कुल सही है। तो ये वाला बेसिकली गलत है, सो बी इज द right answer। After that we have question number 242, what is a scenario summary report। सिनारियो समरी रिपोर्ट में क्या होता है, एक्चुअली में एक फॉर्मेटेड डिस्क्रिप्शन होती है सिनारियो की और एक सेपरेट वर्कशीट पे होता है। एंड अगर हम देखेंगे तो हियर इज द राइट आंसर, दैट इज अ फॉर्मेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच सिनारियो on a separate worksheet। After that we have question number 243, what does the solver uses in its dialog box। yes, solver क्या यूज करता है, आर्गुमेंट्स, लिमिटेशंस, कॉन्स्टेंट्स या पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इज द राइट आंसर। जो भी कोई सॉल्वर होता है वो अपने डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट पैरामीटर्स देता है ना, कि मुझे इस पैरामीटर पे ये चाहिए, मुझे इस पैरामीटर पे वो चाहिए। सो आफ्टर दैट वी नंबर क्वेश्चन नंबर 244, what term describes a feature that gives Excel enhanced capability। क्या है ऐसा कि जो फीचर एक्सेल में है जो उसको इनहांस्ड कैपेबिलिटी देता है, एड इन। जब हम उसमें एड इन की ऑप्शन डाल देते हैं तो वो उसकी कैपेबिलिटी का ऑफकोर्स इनहांस हो गया ना वो। सो द आंसर इज एड इन। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 245, व्हाट डायलॉग बॉक्स अलाउज यू टू चेंज अ फील्ड नेम इन अ पाइवट टेबल। भाई कहाँ जाओगे तुम, फील्ड की सेटिंग्स में तो ही जाओगे, जब तुम फील्ड की सेटिंग में जाते हो वहां पर जाके तुम फील्ड का नेम चेंज कर सकते हो। ओके, सो द आंसर इज सी, फील्ड सेटिंग्स। After that we have question number 246, that why are pivot tables considered interactive। हाँ जी, क्यों इंटरेक्टिव होते हैं वो, बिकॉज दे अलाउ अस टू रीअरेंज रोज एंड कॉलम डाटा, क्योंकि हम उसमें दोबारा से जो रो और कॉलम है उसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसलिए वो इंटरेक्टिव होते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 247, आइडेंटिफाई द नीड फॉर द कंट्रोल्स एंड ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। क्या नीड है कंट्रोल्स की और ऑडिटिंग की कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में। absence of input documents, lack of visible transaction trail, and accessibility of data and the computer programs। yes, अब ये कह रही हैं क्वेश्चन में कि आप बताओ
कि कंट्रोल की और ऑडिटिंग की जहां पर भी इन्वायरमेंट कंप्यूटर्स होते हैं, क्यों जरूरत है? क्यों? क्योंकि भाई एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है जो कुछ ट्रांजैक्शन हुई हो उसके कुछ ट्रेल जो है, निशान जो है वो विजिबल ना हो, या accessibility हो डाटा और कंप्यूटर प्रोग्राम की. सो ऑल ऑफ द above is the right answer. So after that we have question number 248. Grand totals calculated for any code on a document in the batch is called the hash totals. The hash totals basically होते क्या है एक्चुअल में ना, जैसे कि हम किसी भी कोड में, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर है ना, या फिर अकाउंट नंबर है, तो ये हमारा सिस्टम पता है क्या करता है, इनका तो टोटल कर रहे थे सो तो मैच करने के लिए वैल्यू के लिए. सो ये बेसिकली हैश टोटल्स होते हैं. ओके, so after that we have question number 249. Control that checks if correct sequence of the commands and the update parameters are passed from the application software to the database. Yes, इसमें क्या पूछ रहा है ये कि वो कंट्रोल जो चेक करते हैं कि जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जो कमांड्स और जो पैरामीटर्स हैं वो पास जो है एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डाटाबेस में. डाटा इंटीग्रिटी, यस, डाटा इंटीग्रिटी इज द राइट आंसर. उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 250th. इसमें क्या कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू डाटा इंटीग्रिटी कंट्रोल व्हेन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड अगेंस्ट द मास्टर फाइल्स विदाउट अ मैच. देखो, वी शुड मेंटेन अ सस्पेंस अकाउंट. अब हमको पता ही है, अब हम सेल कर रहे हैं, अगर हमारा वो स्टॉक की सेल नहीं है, एक ओल्ड कंप्यूटर की सेल है, तो हम सस्पेंस अकाउंट में तो लेके आते हैं. और यहीं पर यह पूछ रहे हैं कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुई है अगेंस्ट द मास्टर फाइल विदाउट अ मैच, तो हम क्या करेंगे, मेंटेन एक सस्पेंस अकाउंट. सो इसके साथ ही दोस्तों मेरे 250 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. एंड मैं फिर आऊंगी आपके साथ 251 से लेके 300 क्वेश्चंस के साथ. एंड आई जस्ट होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर आपको ये वाकई अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल बटन. और मैं आपके आगे भी क्वेश्चंस लेके आती रहूंगी. और इसके 446 टोटल क्वेश्चंस हैं, उनको तो कंप्लीट करने का टारगेट है ही, प्लस मेरे पास ऐसी ही एक और शीट है जिसमें भी तकरीबन इतने और क्वेश्चंस हैं. एंड उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रेपिटेटिव में भी होंगे. सो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि हम इतने और क्वेश्चंस करेंगे. तो द बेसिक मोटिव इसका यही है कि हम अपना पेपर है जो क्लियर कर सके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय.